जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तो उसे जहाँ पहले रोज अपने भोजन भर के लिए जानवर मारना पड़ता था, या जब पशुपालन भी करता था तो उसे प्रतिदिन अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या तो पशु को काट करके पकाना पड़ता था, या उसके दूध को और उसको चारागाहों में ले जाना, उनको चरा करके वापस लाना, ये क्रिया उसको रोज करना पड़ती थी। कृषि में एक नई चीज़ सामने आई कि कृषि कार्य जो है उसे पूरे समय नहीं करना पड़ता था। साल के 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने ये काम कर लेने से उसका अपना भोजन और कुछ हद तक अपने पशुओं के भोजन भी मिलने लगा। अब मनुष्य के पास खाली समय बहुत ज़्यादा था और इस खाली समय का उपयोग करना उसने शुरू किया। निश्चित रूप से खाली समय रहेगा तो उसकी कृषि का क्षेत्र का उसने विस्तार करना शुरू किया। कहीं उसने खेती की, कहीं दूसरे पौधों से उसका सामना हुआ जो खाने योग्य थे, उन्हें उसने उगाना शुरू किया। कहीं उसके फलों के पेड़ उसके हाथ में आए। अब देखिए, शिकारी के रूप में तो वो वैसे ही दर दर भटकता था, पशुपालन में भी उसे यहाँ से वहाँ जाना लगा रहता था। कृषि से न सिर्फ उसके समय की बचत हुई बल्कि उसके आवास में भी एक स्थायित्व आ गया। उसका रेसिडेंस जो था वो एक निश्चित हो गया। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि जब कृषि के लिए वो करे, उसे भूमि की आवश्यकता होगी तो उसे पानी की भी आवश्यकता होगी, और पानी की आवश्यकता पूर्ति कहाँ हो सकती है? जहाँ जलाशय हो या बहती हुई नदी हो जिसमें वर्ष के अधिकांश समय पानी रहता हो, जो कि उसके दूसरे निस्तार की आवश्यकता के अतिरिक्त कृषि की आवश्यकता को पूरी कर सके। इसलिए नदियों के किनारे बसना शुरू किया। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुईं और जहाँ के लोग सभ्य ज़्यादा आगे बढ़े, वे वही लोग थे जो नदियों के किनारे बसते गए, और लगभग संसार की सभी प्रमुख नदियों के आसपास मनुष्य ने बसना शुरू कर दिया। अभी तक मनुष्य जब कृषि उसने शुरू की है तब तक वो गुफाओं में रहने लगा था, और गुफाओं के अलावा वो कृत्रिम गुफा बनाना भी सीख गया था। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल केव्स आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल के प्री हिस्टोरिक जो रहने की जगह पाई गई हैं, वो लगभग एक गुफा जैसी होती थी। पत्थरों का ढेर लगा के छोटी सी छत बना करके, कभी कभी उसने कृत्रिम पेड़ भी बनाए। पेड़ों को काट करके उनके ठूंठ 4-5 ठूंठ दूर दूर कर लगा के उनको फिर कुछ दूसरी लकड़ियों से जोड़ के उसके ऊपर पत्ते डाल दिए, और उसके नीचे उसे धूप, ठंड, वर्षा से सुरक्षा मिलती थी और वो रहने लगा। जहाँ पत्थर नहीं थे वहाँ मनुष्य ने मिट्टी की दीवार बनाने का प्रयोग शुरू किया। जहाँ दोनों थे वहाँ मिट्टी और पत्थर जोड़ करके दीवार बनाना शुरू किया। जहाँ केवल मिट्टी थी, क्योंकि कृषि के लिए जो अच्छे क्षेत्र थे वहाँ पर चट्टानें या पहाड़ नहीं हुआ करते थे। नदी के किनारे बसने में उसके पास में जो कृषि की भूमि का विस्तार करने से या और भी दूसरे तरीक़ों से उसके पास जो अधिक भूमि आई, उसमें से कुछ मिट्टी निकाल करके उसने दीवार बनाना शुरू किया। मेरे जो साथी जिन्होंने गांव में मकान बनते हुए देखे होंगे, जो मिट्टी की दीवार के बनते हैं, इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा करके मकान बनता है। किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा हम करें कि मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स बना के पहले उनको सुखा लें, और सुखाने के बाद में जब पूरा सूख जाए तब निर्माण कार्य शुरू करें, और उन ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रख के मिट्टी में से थोड़ा सा गीली करके उसे चिपका करके आपस में जोड़ के दीवार बना दें। अब ये तीसरा एक काम आया पशुपालन का, मांस और दूध के लिए पहला कार्य, दूसरा कृषि, तीसरा गृह निर्माण, भवन निर्माण। क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने देखा कि
मिट्टी का कार्य कर लेने से, मिट्टी के ब्लॉक्स बना लेने से ये मकान बनाने का काम सरल हो जाता है। ये तीसरा एक कार्य आया और कालांतर में इसने एक अच्छी, एक निश्चित नाप वाली मिट्टी के ब्लॉक्स बनाना शुरू किए, जिसे आज हम ब्रिक्स या ईंट कहते हैं। ये एक बहुत नया व्यवसाय था और इसमें बुद्धि का थोड़ा ज़्यादा उपयोग करना पड़ा, क्योंकि देखा गया कई बार दीवारें गिर जाती थी। तब ये समझ में आया कि यदि सीधी वर्टिकली यदि दीवारें खड़ी की जाएं तो वो नहीं गिरती हैं। निश्चित नाप के लिए भी एक पैमाना बनाया गया जिसको सबने स्वीकार किया कि ईंट इसी नाप की बनाई जाएगी। उसके लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए गए, लकड़ी के ब्लॉक्स में मिट्टी भर के निकाल के उसको सुखा ली जाती थी। इस बीच में इसी समय उसका धातु से भी परिचय हो गया था। कहीं पर किसी चट्टान के ऊपर उसने खाना बनाया, खाना बनने के बाद आग वहीं पड़ी रही, उसने देखा वो चट्टान पिघल गई आग से। सच ये कैसी चट्टान है, तो पिघल जाती है। उसने किसी तरीके से उन्हीं चट्टान के टुकड़ों से मार मार के छोटे छोटे टुकड़े किए और जैसे खाना पकाने के बर्तन थे उन्हीं बर्तनों में उसको रख के उसमें उसको पिघलाने की कोशिश की और वो पिघल गया। तब उसे समझ में आया कि इस चट्टान को तो हम मनचाहा जो आकार है दे सकते हैं। धातु से उसका परिचय हो चुका था। ये धातु उसको सबसे पहले तो हथियारों में उसने उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि ये ज़्यादा पैनी बनाई जा सकती थी, इनका शेप हम निर्धारित कर सकते थे और पत्थर की तुलना में इसे आकार देना सरल था, क्योंकि पिघला करके वो शेप दिया जा सकता था। तो ये भी एक कार्य साथ साथ चल रहा था और अग्नि का और भी कई चीज़ों में से उपयोग करना आ गया था। इस बीच में कुछ और भी घटना घटी जिसने मानव समाज की सारी विकास के दरवाजे खोल दिए और सारा जो सुख आज हमारे सामने है जिसे हम भोगते हैं, वो सारे सुखों का कारण भी यही परिवर्तन था और सारे दुखों का कारण भी यही एक परिवर्तन था। पहले झुंड में सभी नर सभी मादाओं के साथ मैथुन करते थे और संतान बढ़ती थी। एक युवक ने कहा कि ये जो युवती है ये सिर्फ मेरे लिए बच्चे पैदा करेगी। समाज ने उसे स्वीकार किया। आप सोचते होंगे समाज स्वीकार करेगा? नहीं, समाज ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया होगा, क्योंकि जो पशुओं की प्रवृत्ति होती है, जो ज़्यादा बलवान पशु होता है वही संतति पैदा करता है। प्रकृति के इस क्रम को मनुष्य ने बदला नहीं। संतति पैदा करने का अधिकार सबका हो सकता है और क्यों न इसे निश्चित कर दिया जाए। और यदि कोई युवक किसी युवती से विवाह करना चाहता है तो उसे, जिसे आज हम विवाह कहते हैं, उसके साथ वो रहना चाहता है स्थायी तौर पर, तो उसे रहने दिया जाए। लेकिन फिर ये प्रश्न आया है कि यदि वो सबके को छोड़ करके किसी एक की पत्नी बनेगी और ये एकाधिकार उस पर चाहता है, तो भाई ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो भूमि है, ये जो गांव हमने बनाया है, इस गांव में से थोड़ी सी ज़मीन तुमको दे देते हैं और अब ये तुम्हारा उत्तरदायित्व रहेगा कि तुम अपनी पैदा होने वाली संतान को खुद पालो। ये निश्चित रूप से एक साधारण रूप से नहीं हुआ होगा और यहाँ पर समाज की अस्तित्व, समाज की सत्ता का बहुत बड़ा एक परीक्षा की घड़ी रही होगी कि समाज यदि किसी एक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देता है और उसके अधिकार को स्वीकृति देता है, तो कुछ लोग जो ज़्यादा बलवान थे उन लोगों का ऊपर नियंत्रण करते हुए शारीरिक रूप से कम शक्तिशाली व्यक्ति को भी ये सुरक्षा दी गई कि ठीक है, तुम भी सुरक्षित रहोगे, तुम्हारी पत्नी भी सुरक्षित रहेगी और जिस भूमि पर तुम कृषि करोगे उससे पैदा होने वाला जो उत्पाद होगा उस पर भी तुम्हारा स्वयं का अधिकार होगा।
जो समाजवादी दार्शनिक हुए हैं पश्चिम के, उनमें जो प्रमुख हैं कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, उन्होंने मैरिज सिस्टम्स और प्रॉपर्टी राइट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स की शुरुआत मैरिज से हुई, ऐसी उनकी मान्यता है। और जो शायद बिल्कुल सही है कि विवाह करने से किसी व्यक्ति को अगर अलग किया जा रहा है, जैसा आज भी होता है, परिवार में यदि कोई अलग रहना चाहता है, उसे समाज स्वीकृति देता है, उसे परिवार स्वीकृति देती है, लेकिन उसे अपने आय के साधन स्वयं जुटाना पड़ता है। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में खेती बंटने लगी, सभी लोग अपनी अपनी खेती करने लगे। कुछ लोग ज़्यादा पुरुषार्थी थे, उन्होंने ये सोचा कि यदि हम ज़्यादा अन्न पैदा करेंगे या अन्न के अलावे भी कुछ चीज़ें पैदा करेंगे, कुछ हम पेड़ लगा लेंगे और उससे हमको एक स्थायी तौर पे कुछ फल मिलने लगेंगे, या उसकी से प्राप्त होने वाली लकड़ी मेरी खुद की अकेले की रहेगी, उस पर समाज का अधिकार नहीं होगा। तो उसने ज़्यादा परिश्रम शुरू किया, और इस ज़्यादा परिश्रम करने से उसके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा भूमि आ गई, वो ज़्यादा बड़ी खेती का मालिक बन गया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा असमानता, आर्थिक असमानता शुरू हुई, लेकिन ये विषय हम बाद में देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा मूल अभी जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, ये सरकार कहाँ से आ गई, ये सरकार होती क्या है और सरकार पर आदमियों का नियंत्रण कैसे है। प्रारंभिक समाज जब अलग अलग कामों में बंटने लगा, किसी ने अपनी खेती करने के लिए एक विशेष प्रकार का हल बनाया था, दूसरे ने कहा हमारे ऐसा हल हमारे लिए बना दो, तीसरे ने कहा हमारे लिए बना दो, चौथे ने कहा हमारे लिए बना दो। उसने कहा भाई मैं हल तो बना दूंगा, मेरा खेत कौन जोतेगा। दूसरों ने कहा कि हम तुम्हारा खेत जोत देंगे, तो हमारे लिए हल बना दो। कोई लोहे का काम कर रहा था, कोई तांबे का काम कर रहा था। सबको कहा गया भैया तुम हमको तांबे का सामान बना के देते रहो, तुम हमें लोहे का सामान कर देते रहो, हम तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार समाज में सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी चीज़ों के उत्पादन में लगे और एक दूसरे को देते लेते रहे। प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि प्रारंभिक समाज जो था, बार्टर, बदले में दे देना, कोई चीज़ दे करके उसके बदले में ले लेना। समय समय पर किस सामान के बदले में कितना दूसरा सामान मिलना है, ये तय होने लगा। लेकिन इससे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती थी। जिसके पास देने के लिए जो चीज़ होती थी और जो चीज़ उसे चाहिए होती थी, उस व्यक्ति के पास जब वो जाता था तो उसके पास उपलब्ध चीज़ को उसकी आवश्यकता नहीं रहती थी, तो दूसरा व्यक्ति बोलता था भैया हमें इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इससे सबसे पहले एक टोकन करेंसी, सांकेतिक एक मुद्रा की शुरुआत हुई। अपने जेवर के रूप में आदमी कौड़ी के आभूषण पहनता था। और किसी ने कहा अच्छा ऐसा करो भाई, आपको अभी गेहूँ नहीं चाहिए है, लेकिन मुझे आपसे 2 बर्तन चाहिए है, मैं आपको जब गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी तब दे दूँगा, या आपको जो जिस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको ला करके दूँगा, और जब तक मैं आपकी चीज़ का मूल्य नहीं चुका देता हूँ तब तक ये मेरे हाथ में लटका हुआ या गले में पहना हुआ कौड़ियों का हार वो उसके पास रख देता था। गांव में सभी लोग जानते हैं ये मेरे कौड़ियों का हार है, मेरी कौड़ियाँ सभी पहचानते हैं, मेरे इसकी माला सभी पहचानते हैं, या मेरा हाथबंद पहचानते हैं, और मैं इसको वापस ले जाऊंगा तुमसे तुम्हारी चीज़ का मूल्य देने के बाद। इस प्रकार एक सांकेतिक मुद्रा विकसित हुई। कालांतर में ये सांकेतिक मुद्रा में कैसे बनी, ये फिर हम कभी और देखेंगे। अभी देखना है कि समाज में इतने सब काम करते हुए कुछ और भी घटनाएं घटी। मनुष्य पशु से उठ कर के झुंड में रहना शुरू किया, झुंड में रह के समाज में रहना शुरू किया, एक दूसरे पर आश्रित होने लगा। लेकिन
उसके अंदर का पशु अभी जिंदा था। ये पशु क्यों जिंदा है? क्योंकि हम लगभग 20 करोड़ वर्षों से पशु हैं। केवल 2 लाख वर्षों से हम 2 पैर पे चलने वाले पशु हैं और केवल 20,000 वर्षों से हम संगठित पशु हैं और सभ्य पशु बने हुए तो हमें 10,000 वर्ष भी नहीं हुए हैं। हमारे शरीर में हमारी पशुता 20 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ या 1.5 करोड़, जो भी मान्यताएं हैं पुरातनविदों की, उसके अनुसार इतने लंबे समय तक का पशु का इतिहास हमारे इस शरीर के अंदर है। इसलिए पशुता से हम हट नहीं पाते हैं। झुंड में हम रहे हैं लंबे और समय तक, झुंड की मानसिकता भी हमसे छूट नहीं पाती। प्रारंभिक समाज में हम रहे हैं जो कालांतर में कबीले बन गए, कबीले की मानसिकता से भी हम आज छूट नहीं सके हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में वो प्रभावित करते हैं। इतना ही नहीं, जब राजनीतिक रूप से हम संगठित नहीं हुए थे, उस समय जो भीड़ या अधिक लोग जो कह रहे हैं या चिल्ला रहे हैं, जिस तरफ पार्श्विक शक्ति है उसकी बात मनवा लेना, ये भी राजनीतिक रूप से संगठित होने, एक मुखिया के बनने, एक नियमावली के बनने, ये पहले का जो समाज था वो मानसिकता भी आज कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में बात करने के लिए सिर्फ अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम या फ्रांस की राज्य क्रांति, सिर्फ इधर तक चर्चा कर लेने से हम बहुत सारी उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने हमारे संविधान में एक जगह पाई है। कोई एक विचारधाराएं थीं, कुछ की घटनाएं घटी थीं और कुछ और भी कुछ पृष्ठभूमि में आया, जिसके कारण भारत के संविधान को जैसा कि वह है हम देखते हैं। दोस्तों, फ्रांस की राज्य क्रांति या अमेरिका की क्रांति, इसमें जो प्रभावी जो तथ्य थे वो केवल राजाओं के या अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार और अत्याचारी समाज, गरीबों की, किसानों की जो स्थिति थी वो, और दूसरा जो धार्मिक भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उससे वो सीमित थी और इन्हीं दो से वो प्रभावित हुई थी। अमेरिकी स्वाधीनता के बाद और भारत की स्वतंत्रता मिलने तक कुछ और भी परिवर्तन संसार में आए थे और इन परिवर्तनों ने लोगों को बहुत से फायदे दिए। जीवन स्तर सुधरा, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना सरल हुआ, विचारों का आदान प्रदान भी सरल हुआ और लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन थे वो बढ़ते चले गए। कई तरह से समाज ने तरक्की की, लेकिन कुछ चीज़ें जो आज आपकी पीढ़ी, जो खास करके जो नई पीढ़ी है, जो अभी 30-35 से कम की है, जो चीज़ बिल्कुल उन्हें प्रभावित नहीं करती, आकर्षित नहीं करती, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। आकर्षित न कर पाने में प्रमुख कारण तो ये है कि समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। किसी ने कहा है कि ये ऐसा हैट है कि जो चाहे इसको पहनता रहता है और इसके कारण इसका शेप बिगड़ गया है। किंतु समाजवाद संसार की एक सच्चाई था, है और रहेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रजातंत्र संसार की एक सत्यता थी जिसके लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी और एक अच्छी बात थी, उसी तरह समाजवाद भी हम उसको भुला नहीं सकते हैं। आज भले ही समाजवाद से संसार का मोह भंग हो चुका है और उसे एक बड़ी बेकार की चीज़ समझा जाता है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि समाजवाद की जो विचारधारा थी, अगर वो ना आई होती इस
सब पिछली 2 शताब्दियों में, और इस पर मनुष्य ने विचार न किया होता, और उसका प्रयोग कुछ देशों में न हुआ होता, और जहाँ जमींदारों से और राजाओं से सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में आई थी, और ये वैसी की वैसी उनके हाथ में आ गई होती है, और वो पूरी तरह से इस व्यवस्था के मालिक बन गए होते। और जो समाजवादी आंदोलन हुए, समाजवादी विचारधाराएं फैली, और उन्हें जो जनता से समर्थन प्राप्त हुआ, इसके कारण से श्रमिक वर्ग के जो भी कर्मचारी जिनके पास आय के साधन नहीं थे, उनके जीवन पर जो बहुत बड़े घातक परिणाम हो सकते थे वो नहीं हुए, क्योंकि इस पर ब्रेक लगाने के लिए एक बड़ा समाज का एक अच्छा, उतना ही संवेदनशील, उतना ही आदर्शवादी वर्ग पैदा हो गया था, जिसने फ्रांस की रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, या 19वीं शताब्दी में समाज में परिवर्तन लाए, राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाए। ये वैसे ही लोग संवेदनशील थे, जिन सहानुभूति थी दबे कुचले हुए लोगों के साथ। इन लोगों ने आंदोलन चलाए, और मैं समझता हूँ कि फ्रांस की राज्य क्रांति से 5-10 गुने व्यक्ति इस विचारधारा को लागू करवाने में या इसको मान्यता दिलवाने में से 5-10 गुने 20 गुने लोग मारे गए हैं। यहाँ तक कि जहाँ उधर राजा और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को ख़त्म होते समय जो कुछ भी हुआ, उसकी जो काउंटर रेवोल्यूशन थी, प्रतिक्रांति, ये उतनी मजबूती से नहीं आई और संगठित रूप से नहीं आई। कोशिश की गई। आप लोग जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, मैटरनिख का नाम सुने होंगे, और भी पूरे यूरोप में क्रांति को की दिशा पलटने की कोशिश की राजवंशों ने की, जो अभिजात वर्ग था उसने प्रयास किए, लेकिन ये थोड़े समय के लिए थे और ज़्यादा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। एक बार प्रजातंत्र के विचार आने के बाद में वो एक निरंतर उस प्रगति ही होती गई है। किंतु मध्यम वर्ग में जो वर्ग इसका सबसे बड़ा जिसका हित हुआ था,